Good evening, everyone. Today we are going to have a wonderful program on partition story. Now we have a special guest with us who is none other than Captain Retired Bhagwan Das Sharma ji. He is 98 plus. If some of you really want to know, his date of birth is 16th April 1926. The story is very interesting. He joined in the British Indian Army as a soldier, fought in the Second World War, and he himself witnessed partition and violence, many more stories. So without further ado, we invite our special guest to share his vivid memories. Thank you. अभी जैसा आप लोगों ने देखा कि अभी हमने इंट्रोड्यूस करवाया है कैप्टन रिटायर्ड भगवान दास जी को। तो मैं चाहूँगी कि आप सर अपना जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 में भी आपने सर्व किया, पार्टीशन को आपने देखा है, तो उस समय के हालात क्या थे देश के, जनता का क्या उस समय आक्रोश था या आपसी सौहार्द था, इसके बारे में आप कुछ बता सकें। सरकार कैसे काम कर रही थी उस वक्त, और क्योंकि आप आर्मी में सर्व कर रहे थे तो जो लोग आर्मी में थे उस वक्त उनकी क्या मनोदशा थी, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें तो। तो बड़ा लंबा पड़ेगा, दे दीजिए। इधर लगाने से ठीक चलेगा नहीं? यही बस से पकड़ लूँगा, ऐसे ऐसे आवाज़ जाएगी। हिंदुस्तान में अच्छा ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड 45 में ख़त्म हो गई। ख़त्म होने से पहले हिंदुस्तान के कई इलाकों में 2 पार्टियाँ थीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ये दोनों पार्टियों में काफ़ी बातें, मीटिंगें, हर चीज़ होती थी और ये मांग थी कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए। अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को माना कि भाई लड़ाई ख़त्म होने के बाद हम इस पर कुछ बयान दे सकते हैं। फिर भी एजिटेशन काफ़ी ज़्यादा रहे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस की तरफ से काफ़ी अंग्रेज़ हुकूमत पर काफ़ी दबाव रहा। दबाव का नतीजा ये हुआ कि लड़ाई ख़त्म होते ही इसका पूरा रिज़ल्ट जब निकला तो ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने ये कहा कि हम मुल्क को आज़ादी देंगे, लेकिन मुस्लिम लीग बड़ी ज़ोरों पर थी और उन्होंने ये कहा कि हमें अपना मुल्क अलग देना है, हमें अलग चाहिए। जहाँ मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है और जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं वो इलाका हिंदुओं को, और जो ज़्यादा मुस्लिम का पॉपुलेशन है वो इलाका उनको दिया जाए। तो इससे पहले इतने झगड़े शुरू हुए। 46 में उगी हज़ारा पहला ऑपरेशन कबायली लोग, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस उस वक़्त हिंदुस्तान का हिस्सा था, जिसकी बाउंड्री लाइन अफ़गानिस्तान से मिलती है। तो वहाँ से जरगा लोग, मतलब वहाँ से बदमाश लोग आए और उगी हज़ारा एबटाबाद से कुछ दूरी पर है, वहाँ पर उन्होंने हमला बोल दिया। वहाँ पर हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा उन्होंने काफ़ी से ज़्यादा जुल्म ढाए और कुछ वहाँ से उनको कैजुअल्टीज़ भी का भी सामना करना पड़ा। उस वक़्त मैं हमारी पलटन जिसमें मैं सर्विस कर रहा था वो रावलपिंडी में थी, जो आज पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है। तो वहाँ से काफ़ी आर्मी का कूच किया गया और एबटाबाद से होते हुए उगी हज़ारा पहुँचे और वहाँ पर ऑपरेशन जारी हुआ।
तकरीबन ये ऑपरेशन 1 महीना रहा, जिसमें एयर गन्स ये सब चीज़ें इस्तेमाल में लाई गई और उनको काफ़ी ज़्यादा सबक सिखाया गया और उनकी भी कैजुअल्टी हुई। आखिर उन्होंने आपस में फैसला किया कि हम ये यहाँ से वापस चले जाएंगे। वो काम वहाँ ख़त्म हो गया और हमारी फ़ौजें जो थीं वो वापस अपने अपने हेड क्वार्टर्स में वापस आ गई। लेकिन अपने हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में छोटी छोटी घटनाएं शुरू हो चुकी थी। मोहम्मदन का ये दौर था कि जो हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और जैन, ये जो कौमें हैं, इनको हम यहाँ से निकाल दें और उन पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। तो वहाँ पर पुलिस नाकामयाब रही। पुलिस ज़्यादातर मुसलमानों की थी, वो भी बेइंसाफ़ी करते रहे, लेकिन वहाँ पर आर्मी को जगह जगह पर आउट किया गया। काफ़ी जगह पर आर्मी नहीं पहुँच सकी। वहाँ नुकसान हिंदुओं का, जैन्स का, सिख का, बुद्धिज़्म का, ईसाइयों का और काफ़ी ज़्यादा होता रहा। उसके बाद जब ये टाइम था, जो किस्सा हुआ वो 96 में शुरू हो गया। 1946 में ये काम थोड़ा ज़ोरों पर हो गया और मीटिंगें अपनी पॉलिटिकल लोगों की जारी रहीं कि क्या होना चाहिए। आखिर ये काम बढ़ता गया और काफ़ी देर तक मतलब है ये फसाद चलते रहे। उसके बाद रावलपिंडी से हमें सरगोदा भेजा गया, हमारी पलटन को, ताकि वहाँ पर 20 और भी पलटन थी नीलामी की, वो जगह जगह भेजी गई। लेकिन हमारा सरगोदा में जाने का ऑर्डर मिला। वहाँ पर हमने ऑपरेट किया। वहाँ से 40 या 45 किलोमीटर एक बड़ा टाउन था। तो उस समय मंदिर भी था, हिंदू भी ज़्यादा थे। तो वहाँ पर उनका नुकसान काफ़ी हुआ। जानी नुकसान तो इतना नहीं हुआ, लेकिन इतने में हम पहुँच गए थे। फौज का ज़्यादा ज़ोर हो गया था। तो वहाँ से उन लोगों को कहा कि भाई आप लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करें, जहाँ भी जाना है आप यहाँ से निकल जाएं, सेफ्टी आपकी पूरी रखी जाएगी और वहाँ से निकलें। कुछ लोग वहाँ से निकल गए और वहाँ अमन अमान हो गया। उसके बाद फिर वापस हमारी पलटन रावलपिंडी रावलपिंडी से फिर डेरा इस्माइल खान और सराउंडिंग एरिया में काफ़ी ज़्यादातर पेट्रोलिंग जो थी वो जारी रही। 47 के शुरू में हमारी यूनिट को हुक्म मिला कि आप लाहौर जाएंगे। लाहौर से जो ब्रिटिश आर्मी थी, उनकी फ़ौज, वो वापस जा रही थे। तो उनसे हमने टेक ओवर करना था उस इलाके को और उनकी ड्यूटी को। तो जब हम लाहौर पहुँचे तो उनसे हमने टेक ओवर किया। लाहौर में उस वक़्त काफ़ी झगड़े होने शुरू हो चुके थे और लोगों को पता चल चुका था कि अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है, ये जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वो इलाका इनको दिया जाएगा। वो इलाके पंजाब, वेस्टर्न पंजाब और ज़्यादातर बंगाल, जो आजकल बांग्लादेश कहलाता है, वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। उस पर बात चली। अब लोगों ने, मुसलमानों ने देखा कि ये लोग हिंदू हैं, यहाँ रह गए तो फिर हमारा मुसलमान कंट्री जो है वो अधूरा रह जाएगा।
और उन्होंने उन लोगों को निकालना शुरू कर दिया। तो अलग अलग पलटनें अपनी अपनी जगह काम कर रही थी, लेकिन हमारी पलटन को जो टास्क मिला और हम लोगों ने जो देखा, पहले उन्होंने मजंग रोड में हमला किया। वहाँ पर सिख और हिंदू इकट्ठे हुए थे, तो काफ़ी आदमी वहाँ से निकल गए फिर, और कुछ मारे गए, लेकिन बाकियों को उन्होंने जिंदा जला दिया। ये अगस्त 11 या 12 तारीख की बात है, बहुत पुरानी बात हो गई है, 78 साल की, लेकिन एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये दिन थे। तो उस वक़्त नेहरू जी ने ये कहा कि मैं पर्सनली विज़िट करूँगा। तो उस जगह पर हमारी वहाँ पर गार्ड थी, मैं ऑपरेटिंग सिग्नल का वाले से ऑपरेट कर रहा था और बटालियन कमांडर के साथ मेरा काम था। तो मैं पूरी वहाँ का सीन देख रहा था। तो वो जो लाशें अंदर थी उनको वो निकालने लगे। जो 15 लाशें थी, बाकी तो निकल गए, लेकिन 15 जिंदी जली हुई लाशें थी और उनका बुरा हाल था। तो 12 लाश निकाल दी थी, लेकिन 3 लाशें रह गई थी। इतने में नेहरू जी थे वहाँ पर लाहौर। 3 दिन आज़ादी को रह गए हैं, 14 तारीख को, ये 11 या 12 तारीख की बात है, और नेहरू जी वहाँ पहुँच गए। तो हम लोग वहाँ पर खड़े थे। तो वहाँ मिस्टर चीमा, गवर्नर ऑफ पंजाब, मुसलमान था। तो वो उसको उन्होंने गला पकड़ा, कहते हैं बेगैरत ये क्या हुआ है। ये लफ्ज़ थे उनके, जो लफ्ज़ मैं अभी बयान कर रहा हूँ, और मैं तुम्हें सज़ा दिलाऊंगा। लेकिन पता नहीं बाद में क्योंकि 3 दिन के बाद तो डिवाइड हो गया। तो वहाँ पर वो लाशें दिखाई उनको कि देखो ये लाशें पड़ी हैं। तो तुम कहते हो कि ये नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। इसके बाद डीएवी कॉलेज, लोग आसपास के लोग डीएवी कॉलेज में इकट्ठे होने शुरू हो गए, हिंदू लोग। वहाँ भी अटैक आ गया, वहाँ भी कैजुअल्टीज़ काफ़ी हुई। इसके बाद खन्ना स्ट्रीट, लाहौर की बात है ये, लाहौर की, क्योंकि हमें अपनी पार्टिकुलर एक जगह पर जहाँ जहाँ हमारी नज़रें गई, बटालियन कमांडर के साथ जाते गए, तो हम देखते रहे। और कम्युनिकेशन हमारा अपनी बाकी बटालियन के साथ, वो अपनी अपनी जगह काम कर रही हैं। ब्रांचेस जो हमारी जो ब्रांचेस थी वो अलग अलग जगह पर काम कर रही है, लेकिन ख़ासकर मैं अपनी सेट के साथ, वाले सेट के साथ कम्युनिकेशन साइड में मैसेज पास करना सीओ की तरफ से, कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हो रहा है। तो हमें ज़्यादा मौका मिला जगह जगह जाने का। अगर हमें एक ही जगह पर एक ड्यूटी होती तो हम इतना जगह नहीं देख सकते थे। खन्ना स्ट्रीट में भी काफ़ी आदमियों की कैजुअल्टीज़ हो गई। तो वहाँ से भी हिंदुओं को निकलना शुरू हो गया। आसपास के गांव से लोगों को निकालना शुरू कर दिया। हमारे साथ एक सेकंड डोगरा काम कर रही थी, उन्होंने काफ़ी लोगों को बचाया। हम लोगों ने काफ़ी लोगों को बचाया। 14 निस्बत रोड पर फिर वहाँ पर काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ पूरे लाहौर में चल रहा है ये, लेकिन जो पार्टिकुलर प्लेसेस थी जिनमें ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी तरह से मोची दरवाज़ा, वो नाम था एक जगह का, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की कैजुअल्टीज़ हुई। नहीं, लाहौर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इस थोड़ी देर के बाद कुछ 4-5 घंटे के बाद ये एक्शन होने के बाद जब हम देखे तो शीतला मंदिर से गुजरे, तो शीतला मंदिर को आग लगाई हुई थी और शीतला मंदिर का एक साइड गिर रहा था। हाँ, वो भी लाहौर में। और हम वहाँ से क्रॉस बड़ी मुश्किल से निकले, कमांडिंग ऑफिसर, मैं और उनकी प्रोटेक्शन पार्टी वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकले। यानी इसका मतलब कि लाहौर में बड़ी भारी तबाही हुई। और बाकी इलाकों में डेरा इस्माइल खान में, फिर लंडी कोतल, मुल्तान और कई जगह पर काफ़ी लोगों का निकलना जो था वो शुरू हो गया। जब वो शुरू होकर के काम ख़त्म हो गया और 14 तारीख उनका झंडा जो था
वो चढ़ गया और पाकिस्तान आज़ाद हो गया। अब लोगों को डीएवी कॉलेज से हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ा अपने इंडिया में। तो पलटन में ड्यूटियाँ लगाई गई हर एक आदमी, हर छोटी छोटी टुकड़ी की, कि ये ट्रकों के साथ इनको लेकर के अमृतसर छोड़ेंगे, वाघा बॉर्डर पर छोड़ेंगे। वो तो लोगों को शिफ्ट करने शुरू किया। जो लोग निकल गए, जो जहाँ जहाँ प्रोटेक्शन थी वो तो सेफ चले गए, लेकिन जो लोग गांव से आ रहे थे, स्टेशन पर आ रहे थे, तो स्टेशन पर काटे गए, कोई कहीं काटे गए। और उन्होंने एक ट्रेन पूरी कटी हुई, जब हम स्टेशन पर पहुँचे तो एक कटी हुई ट्रेन उसी पर डिस्पैच की इन्होंने इंडिया में। तो जब इंडिया में पहुँची तो लोगों ने बहुत देखा, तो उन्होंने भी ये शुरू कर दिया, इंडिया वालों ने भी, कि जो वहाँ से मुसलमान निकल रहे थे, हिंदुस्तान में आ रहे थे, उनके ऊपर भी उसी तरीके से उनके ऊपर कार्रवाइयाँ होने शुरू हो गई। हमें अपना ख़तरा हो गया, क्योंकि वो आज़ाद हो चुके थे और हम अभी तक लाहौर में बैठे हुए थे, पाकिस्तान में बैठे हुए थे। तो हमने सब काफ़ी लोगों को वहाँ से निकाला, और निकालने के बाद हम 28 या 29 तारीख को लाहौर से अगस्त, मतलब लाहौर में पाकिस्तान में हम रहे 14-15 दिन। वहाँ पर हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से काटे। तो जो हमारे हिंदू कंपनी थी वो तो हम लोग आ गए, जो हमारे साथ मुसलमान की 2 कंपनियाँ थी वो पाकिस्तान में रह गए। तो फिर फ़ौजें भी डिवाइड हो गई, जहाँ जहाँ फ़ौजें थीं मुसलमानों के वो पाकिस्तान में आ गए, जो हिंदू थे वो इंडिया में मर्ज हुए। और उनके बाद दोबारा रीऑर्गेनाइज हुआ पूरा आर्मी, जो वहाँ से पलटनें टूट गई, हाफ उधर चली गई, हाफ उधर आ गई, कुछ प्योर यूनिटें थी वो यहीं रहीं। तो इस तरीके से ये हालात जो थे पूरे कई दिन तक चलते रहे। तो हिंदुस्तान से भी लोग जो थे मुस्लिम, आफ्टर पार्टीशन जो थे, वो काफ़िले जो थे वो वहाँ से मूव करते थे पाकिस्तान में, उनको भी लोग छोड़ने के लिए जाया करते थे। तो इस तरीके से हालात बड़े नाजुक रहे, और गवर्नमेंट फिर बाद में फॉर्म हुई, ये सारा काम चलता रहा। तो ये पूरा सीन एक बड़ा बहुत ख़तरनाक और दुख देने वाला बात थी, इतनी बुरी हालत थी। दिस इज़ मच। एनीथिंग एल्स? सर, अभी आपने बताया कि आपके साथ मुस्लिम पलटन भी थी, हाँ। जो वहाँ पे पाकिस्तान में रुक गई और आप लोग भारत को आ गए। तो मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था कि आप जब आर्मी में सर्व कर रहे थे, तो जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो वो सब एक ही गवर्नमेंट के अंडर सर्व कर रहे थे, मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो। लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो जो आपके साथ आपके कलीग्स थे जो मुसलमान थे, आपके साथ आपके पलटन में थे, उनका क्या रिएक्शन आया था पार्टीशन को लेके, या जो त्रासदी फैल रही थी देश में उसको लेकर के? क्या उनकी वफादारी, उनको ये पता था कि पाकिस्तान में नई सरकार बनने वाली है, उसकी तरफ थी, या फिर वो अपने मुल्क की तरफ ज़्यादा वफादार थे? जिस वक्त पार्टीशन हो गया, हमारी बटालियन जिसमें 2 कंपनीज मुसलमान, पंजाबी मुसलमान, एक पठान फ्रंटियर के एक कंपनी, और एक कंपनी डोगरास की हुआ करती थी। जिस वक्त पार्टीशन हुआ तो 3 की 3 कंपनियाँ, पठान और पंजाबी मुसलमान, वो पाकिस्तान में रह गए, और हमें पूरा इक्विपमेंट के साथ हमें हिंदुस्तान में डिस्पैच कर दिया गया। उनका रिएक्शन उस वक्त, वो जब तक हम इकट्ठे रहे 14 तारीख तक, तो तकरीबन था, इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी कोई नुकसान एक दूसरे को किसी ने नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो ही हम अलग हो गए तो हमें ख़तरा होने शुरू हो गया, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ कम थी, और उनकी 3 कंपनियाँ थीं कि हो सकता है कि कहीं हमें वार ना करें। लेकिन ये नहीं हुआ, मगर ये कि हम सेफ़ एंड साउंड अपने इक्विपमेंट के साथ अपने हिंदुस्तान में वापस आए। इसी तरह और यूनिटें भी थी, ये हमारी यूनिट बलोच नहीं थी, बल्कि फ्रंटियर फोर्स में थी, पंजाब में थी, पंजाब रेजिमेंट का जेलम था,
हेडक्वार्टर, वहाँ भी ऐसे ही था। एबटाबाद में ये 30 फोर्स थी, उसमें भी कुछ हिंदू थे, वो भी। तो वो सारे के सारे सेफ एंड साउंड। और हाँ, प्योर रेजिमेंट थी डोगरा रेजिमेंट, राज राइफल, सॉरी डोगरा रेजिमेंट। पंजाब, एक पंजाब जो थी वो, उसमें भी मुसलमान थे, और कईयों में जिनमें थे वो मतलब है तमाम के तमाम जितने भी हैं वो। और जो पंजाब रह गया हमारा बाकी, उसमें पुलिस जो थी मुसलमान, वो पूरी की पूरी लाहौर शिफ्ट हो गई उन्हीं दिनों में। और हमारी जो पुलिस थी लाहौर में, हिंदू जो लोग थे वो उनको शिफ्ट करके हिंदुस्तान में अमृतसर पहुंचा दिया गया। तो पुलिस भी वहाँ से निकाली गई। पुलिस के साथ साथ अपने फौजी जो थे वो भी चले गए। तो उस तरीके से सारे जितने भी एलिमेंट्स थे वो सेफ एंड सर। लेकिन सिविलियन के साथ जो है वो व्यवहार जो था वो बहुत नाजुक और दर्दनाक था। सर, क्या आप ये बता पाएंगे कि जो सरकार थी 15 अगस्त 1947 के पहले जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, उन्हें पता था कि पार्टीशन अब रोका नहीं जा सकता है या इसे टाला नहीं जा सकता है, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या कदम उठाए कि जो पार्टीशन के बाद जो त्रासदी फैलेगी, जो दंगे होंगे, उनको रोकने के लिए कुछ, या फिर भारतीय सरकार जो कि पार्टीशन के बाद बनने वाली थी, जिसमें कि कांग्रेस लीड कर रही थी या कांग्रेस उस समय इस देश में ताकत में थी, उनका क्या रोल था? उन्होंने इस त्रासदी को रोकने के लिए क्या किया? ये इस पर अगर आप कुछ बता सकें। ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश सरकार के हाथ पांव ढीले पड़ गए थे। उनकी फौजें वापस जा चुकी थीं और या जा रही थीं, उनका कोई भी रोल नहीं था। हमारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो पुलिस उनको हैंडल कर रही थी, लेकिन हिंदुओं की तरफ साइड ले रहे थे, और पंजाब मुसलमान जो थे वो मुसलमानों की साइड ले रहे थे। कोई ऐसे धांधला मचा हुआ था। कुछ दिन तक ये बहुत बुरी हालत रही। जब ये पार्टीशन हो गया उसके बाद अपनी अपनी गवर्नमेंट ने पाँव पसारे, लेकिन काफ़ी दिन तक नुकसान हिंदुओं का जहाँ पाकिस्तान बना वहाँ ज़्यादा होता रहा। और जब वो तकरीबन ठीक हो गया, इसी तरह हिंदुस्तान में पंजाब, अपना जो पंजाब बच गया था, वो जहाँ जहाँ मुसलमान जाने वाले थे, तो दिल्ली से जाने वाले जा चुके थे। और फिर अपनी गवर्नमेंट जो बनी, इंटरम गवर्नमेंट बनी हुई थी, उन्होंने प्लानिंग की, और फिर आर्मी भी उनके कंट्रोल में आ गई, और जो भी पुलिस थी वो भी अपनी अपनी जगह काम पहले से कर रही थी, तो वो अपना अपना काम करते रहे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने के हाथ से बात निकल चुकी थी, उनके पास कोई पावर नहीं थी उस वक़्त। ये हालत थी। Sir, do you have any question? I have one question to ask you, because in history textbooks we read Hindus destroyed masjid and Muslims destroyed Hindu temples. Have you ever seen in your entire career as captain of British in a Indian army, have you seen something in your own eyes? That would be very interesting, because what we see in history, sometimes people believe, people sometimes prefer to not to believe. We would like to know from your own account, sir. गुरुद्वारा मजंग रोड, इसको जलाया गया है, ये हमारे सामने। Which place? लाहौर। Lahore. Okay. वो हमारे सामने जलाया, हमने खुद देखा। शीतला मंदिर को जलाया, वो हमने खुद जलते हुए देखा। ये लाहौर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये दो जगह तो हमें चश्मदीदा हैं। बाकी हमारे जाने से पहले कई जगह बर्बाद उन्होंने कर चुके थे वो। लेकिन जो सामने हुआ, लाहौर का मजंग रोड और क्या बोलते हैं, चांदनी, अपना शीतला मंदिर,
ये मैंने खुद देखा, ये अपनी आंखों से मैंने देखा जलते हुए। और लेकिन हिंदुओं ने कोई उस वक़्त तक हम लोग उस वक़्त अपने हिंदुस्तान में नहीं थे, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं हिंदुस्तान की हमारे हिंदुओं ने कोई ऐसा बर्बादी नहीं किया होगा तो हमें पता नहीं है ना। हम क्योंकि हर जगह जा नहीं सकते थे, जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी लगी वहाँ पर हमें ये 2 जगह जो थी, अनारकली बाज़ार में लाहौर में हिंदुओं का बड़ा गढ़ था, बड़े अमीर लोग थे, उनकी दुकानें उनके घर जला दिए गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थीं वो उड़ा दी, बहुत बुरा हाल कर दिया। ये अपना बहुत ही बुरा हाल था। तो ये चीज़ क्या कारण क्या है आपको कुछ कारण समझ में आ रहा था उसी टाइम में? वो ये कारण ये था कि हम प्योर पाकिस्तान बनाएंगे। इनकी ये कहते थे कि ये हम कोई कौम और नहीं चाहते हैं, लेकिन काफ़ी हिंदू थे, फिर भी रह गए वो लोग, तो बच गए और अभी तक भी हैं। क्रिश्चियन भी अभी तक हैं, लेकिन क्रिश्चियन के पीछे भी बड़ी बुरी तरह वो मतलब क्रिश्चियन के साथ भी उनका लगाव बिल्कुल नहीं है। इवन शिया मुसलमान जो हैं, सुन्नी जो हैं, वो शिया को भी नहीं चाहते हैं, उनके साथ भी झगड़े होते हैं। वो हमने देखे हैं, लाहौर में ही देखे। वो कहते हैं वे सुन्नी मुसलमान होने चाहिए और बाकी नहीं होने चाहिए। तो ये मैंने चश्मदीदा बात बता रहा हूँ आपको। यस। सर, क्या ये आप बता पाएंगे कि जब कोई भी युद्ध होता है या कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसमें कई बार महिलाएं सबसे ज़्यादा जो है वो टारगेट की जाती हैं, तो पार्टीशन के समय में महिलाओं की क्या दशा थी जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ? तो जब वो इस तरफ आ रही थी या मुसलमान महिलाएं उस तरफ जा रही थी, उनकी दशा पे कुछ कहें तो? ये मैं इसके बारे में ये बता सकता हूँ कि जो औरतों के साथ सलूक किया गया पाकिस्तान की तरफ से वो एक निंदनीय है। हमने वहाँ लोग रिपोर्ट करते हैं हमारी लड़की को उठा कर ले गए, हमें ये मार दिया, वो कर दिया, लेकिन हिंदुओं की तरफ से ये कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन जब हम हिंदुस्तान में आए तो अमृतसर से होते हुए हम पहुँचे। जब हम ब्यास रिवर के पास पहुँचे, ब्यास रिवर आता है, वहाँ पहुँचे तो वहाँ काफ़िला जा रहा था, तो हम उस रास्ते से गुज़र रहे थे, तो वहाँ कुछ सिख लोगों ने कुछ ऐसी हरकतें की और कुछ लड़कियों को वो भी उठाकर ले गए, लेकिन बाकी हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो बहुत कुछ हुआ, लेकिन खबरों में आया करता था, ऑल इंडिया रेडियो होता था उस वक़्त, और उसके द्वारा जो खबरें सुनते थे वही। लेकिन चश्मदीदा बात जो है, जो इतनी मैं जानता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। जब देश का विभाजन हो चुका था, कुछ दिन बीत चुके थे, उसके बाद जो रिफ्यूजी कैंप्स लगे थे, जो पाकिस्तान से हिंदू आए और जो हिंदू वहाँ से आए और जो मुसलमान यहाँ से गए थे, तो जैसा आपने बताया कि उस समय तक आप भारत वापस आ चुके थे, तो जाहिर है कि आपने यहाँ पे रिफ्यूजी कैंप की हालत देखी होगी। तो क्या सरकार ने जो लोग रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं थी, या उनकी मनोदशा क्या थी? क्या वो अपने घर जो कि पाकिस्तान में अब था वहाँ वापस जाना चाह रहे थे, या वो खुश थे कि कम से कम अब उनको अपना देश मिल गया है? अंडर आ गए, ये हमारा उसमें कोई ताल्लुक़ नहीं था। क्या करना है कि फ़ौज का वो उस वक़्त उन्होंने कोई दखलंदाजी नहीं दी, ना ही उन्होंने फ़ौज को कॉल किया कि इनके लिए क्या करना है। वो इंटायरली सिविल का, गवर्नमेंट का बंदोबस्त था, हमारा बंदोबस्त नहीं था। हमारा काम उस वक़्त ख़त्म हो चुका था। सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप रिटायर कब हुए? बिल्कुल, मैं 30 साल सर्विस, 30 ईयर सर्विस की, और 8 जुलाई 1973 में मैं रिटायर हुआ। Sharp memory. 98 still you have 73 में मैं 73 में रिटायर हो गया था। और उसके बाद एक यहाँ पर प्राइवेट कंपनी जिसका 10,000 करोड़ रुपीस पर एनम टर्नओवर था, मैं वहाँ डायरेक्टर
22 साल तक रहा लगातार कंटिन्यू। जबकि ये कौशल वगैरह यहाँ पढ़ते थे, ये मिलिट्री स्कूल से जब आए दोनों, मेरा यही ख्याल था कि इनको मैं आर्मी में भेजूं, लेकिन ये हो ना सका क्योंकि ये टॉप किया इसने रोडीमल कॉलेज में, गोल्ड मेडल्स, उसको एमए में भी इसने काफ़ी अच्छा किया और सीधे ही प्रिंसिपल ने इनको लेक्चरर पोस्ट, रिज़ल्ट एमए का निकलते ही इसने कहा मैं आर्मी में नहीं जाऊंगा। आर्मी के लिए फिट हर चीज़ है। ये पूछता था मेरे से कि फादर मुझे क्या क्या करना होगा आर्मी में जाने पर, क्या मेरी ड्यूटीज़ होंगी, सिविल राइट होते हैं तो क्या करना है, अगर दूसरा लड़ाई होती है उस वक्त कैसे मैंने कहा ये बड़े लंबे काम हैं। हाँ, कई किस्म की ज़मीन है, कोई रेतली है, रेगिस्तान है, तो कोई पहाड़ी है, तो कोई टूटी फूटी ग्राउंड है, कोई दलदल है, कई जंगल हैं, घने जंगल हैं, एलिफेंट ग्रास है, हाउ टू क्रॉस, ये चीज़ें जो इसकी प्रैक्टिस होती है, इसके लिए ट्रेनिंग होती है। वो जब जब होता जाएगा वो खुद सिखाएंगे आपको जब जाओगे। लेकिन जब ये अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के आ गया तो आई एस्टोनिस्ड। मैंने कहा ये कभी हो सकता है, अभी तू एमए किया है और प्रिंसिपल जो है तुम्हें वो कह रहा मैंने कहा ये तो डमी, तुम जाली अपॉइंटमेंट लेकर आया है। लेकिन बोला भर दिए कपड़े कुपड़े तैयार करो। और जो सेकंड सन था मेरा वो चला गया नेवी में एज ए कमांडर। अभी वो इजराइल वालों के साथ नॉर्थ ईस्ट और सब जगह पर वो काम कर रहा है। काफ़ी बड़ा काम है, उसको बड़ी जिम्मेवारी है, नए नए अंतर लग रहे हैं तो वो वहाँ पर। और तीसरा भी आर्मी स्कूल से निकला था, लेकिन उसने भी ज्वाइन नहीं किया। वो कंपनी में मैंने लगा दिया था, वो डायरेक्टर आज तक कंपनी में, और वह एडवोकेट का भी है। तो इस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो ये है। ये एक सवाल मेरा है। हाँ। हमेशा हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं ये हिंदूज पार्टीशन का कारण है, मुस्लिम्स पार्टीशन का कारण है, ब्रिटिश लोग का पार्टीशन का कारण है। आपका हिसाब से, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, आप क्या बोलना चाहते हैं? वो कौन आपके हिसाब से मोर वायलेंट, bloodshed, hatred? This is just to send a strong message to the youth and the nation. How we should be united. ये टू नेशन थियरी के बारे में बहुत हम लोग पढ़ रहे हैं। आप इसके बारे में क्या बोलने चाहते हैं? थोड़ा छोटे लफ्ज़ में बताऊँ। जी जी। ये मोहम्मडन के बारे में मुझे मोहम्मडन के बारे में मुझे कुछ ऐसा बात नहीं करनी है, मगर इनकी टेंशन अब भी हिंदुस्तान के पार्ट मतलब है डिवाइड करने का इरादा है। ये चाहते हैं कि हम प्योर रहें, हम किसी के साथ दूसरी कौम से, जैसे मिडल ईस्ट में है सारे, कोई वहाँ दूसरी कौम नहीं मिलेगी। इनका हमेशा के लिए पार्टीशन जो है ये सब मोहम्मडन की वजह से हुआ है। और कभी भी हिंदू क्रिश्चियन ये कोई भी आदमी खुश नहीं था आखिर तक कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अपना जिन्ना की मेहरबानी और जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने ज़ोर दिया और ये नौबत आई। ये मैं स्ट्रॉन्ग इसके बारे में आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। माय पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी भी हालत में ये अब भी कमी नहीं रखेंगे। आज से देखना 8 साल बाद या 10 साल के बाद, मैं ओपनली कहता हूँ, ये बड़े बड़े लोग जो है ना ये उनका साइड ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं किसी के बरखिलाफ़ नहीं हूँ, मैं मोहम्मडन के बरखिलाफ़ भी नहीं हूँ, मगर इनमें ये है कि ये किसी को नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि हमारी यूपी जो है कि हमारा एक कंट्री बन जाए, जहाँ हमारी अक्सरियत ज़्यादा है या हमारी जो स्ट्रेंथ ज़्यादा है वहाँ हमें इलाका अलग दे दो। ये आज भी किसी काम को करने के लिए, लॉ को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब एक हिंदुस्तान में तुम्हें मौका मिला है, तुम हिंदुस्तानी हो, तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ मिल रही हैं, हर चीज़ तुम्हें बराबर मिल रही है, फिर मतलब क्या है? लेकिन मैं ओपनली कह सकता हूँ, लेकिन अभी हमारी इतनी ताकत नहीं है। ये जो दूसरी पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी या दूसरे तीसरे पार्टियाँ जो हैं,
वो इनको गले लगा रही हैं, कल इन्हीं के छुरा नहीं घोंपा तो मुझे बताना आपने, ये नोट कर लें आप। आई मे बी और आई मे नॉट बी, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एनीथिंग। So now I don't have any more questions. एक चीज़ हमारा मन में है एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, वो पार्टीशन का टाइम में वो कलकत्ता ग्रेट किलिंग, उसका ऊपर आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड समथिंग और यू मस्ट हैव सीन नोआखाली। नोआखाली के बारे में कुछ याद आ रहा है? नोआखाली, जी जी जी, एक चीज़ बता दीजिएगा। नहीं, नोआखाली में जब हुआ ये बहुत बड़ा बर्ताव हुआ, और अपने महात्मा गांधी जी भी वहाँ पर पहुँचे, तो हालात वहाँ बहुत बिगड़े हुए थे, इतना हमने भी सुना। लेकिन आगे क्या हुआ ये गॉड नोस, लेकिन बहुत बड़ी बुरी हालत वहाँ पर, सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हुई। दिल्ली से भी मोहम्मदन जाने वाले थे, लेकिन महात्मा गांधी ने वहाँ पर अनशन रख दिया, और रखने के कारण वो रह गए यहाँ पर। और आज हालत आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती, कई पार्टियाँ खड़ी हो रही हैं, कई कुछ इनके अंडरग्राउंड कई काम चल रहे हैं, सबोटाज करना, ये वो, ये कभी इस हरकत से बाज नहीं आएंगे। ये मैं इनके बरखिलाफ नहीं, मगर इनकी हरकतें जो हैं हमारे सामने खड़े हो जाएं, हम सबूत देंगे इनको कि आप लोग कहाँ कहाँ क्या क्या करते रहे हैं। आज इन्होंने हालत ऐसी बना रखी है, मुल्क की खातिर नहीं देखते हैं, और लीडर जो हैं हमारे, वो सिर्फ अपनी चेयर के लिए हैं। उनको मुल्क के लिए नहीं वो ये करेंगे कि मुल्क कितना, हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, ये जो सबोटीटर्स हैं इन्होंने नाक में दम दे रखा अभी तक भी। तो ये चीज़ सकता हूँ, या फिर इंदिरा गांधी के टाइम पर भी काम हुआ। तो मैं यही, मेरी सबसे निवेदन है कि मुल्क को चलाने के लिए बड़े होश और हवास से, हालात को देखते हुए, पब्लिक की क्या राय है, और ये मोहम्मदन के बारे में क्या सोच है, उनका क्या ख्यालात हैं, उनको जज करें कि वो क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, इंटरनल उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, उनको सिक्योरिटी जो है हमारी जागृत हो जाए, तो मेरा ख्याल है बेहतर रहेगा मुल्क, जिससे वो हम काफ़ी अच्छी तरह से बच सकते हैं। Oh, great. So it's absolutely our pleasure, and we are so happy that you are able to share your stories. And as a team, on behalf of budding historian Joydeep Bhaumik and Sakshi Bhardwaj, both of them are doing their research program at the Center for Historical Studies. We thank you once again and for taking your valuable time. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, मुझे बड़ी खुशी है आपकी सबकी। मैं एक बड़ा मामूली आदमी हूँ, मैं इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं रखता, लेकिन जो आप लोगों ने पूछा उसके मुताबिक मैंने जो देखा परसों, वो मैं आपके सामने रख दिया, और बाकी तो कुछ मुझे समझ नहीं है कि मैं क्या आगे आपके रिमार्क दे सकता हूँ। और आपने बड़ी मेहरबानी की कि हमारे लिए इतना टाइम लिया और सवाल जवाब पूछे, और उनके जवाब मैं कुछ दे सका। शायद वो हैं अच्छे हैं या कैसे हैं वो मैं नहीं कह सकता। But we as students of history have thoroughly enjoyed listening to you, and I am sure that your interview will definitely enlighten the young minds and the nation at large. Thank you so much. We are so happy to have you. Thank you.